सरकारी कुर्सी की मैं बात अब कांग्रेस पार्टी की। देखिए, चुनाव के बीच में सारी हमारी जो पार्टियां हैं वो नए नए तरीके निकाल रही हैं अपना मैसेज पहुंचाने की ऑडियंस तक। और आज कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो एक वॉशिंग मशीन लेकर के आए। वॉशिंग मशीन, और वॉशिंग मशीन चलाई, और वॉशिंग मशीन चला करके वो क्या कहना चाह रहे थे तो अभी आप खुद ही देख लेंगे। लेकिन ये तरीका बड़ा पसंद आया भाई कि एक इंटरेस्टिंग तरीका है अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का। पवन खेड़ा जो उनके मुख्य प्रवक्ताओं में से एक है, सीनियर प्रवक्ता हैं, वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और एक आदमी साथ में खड़ा था। वॉशिंग मशीन ये थी, मतलब कि इसमें डालो, कपड़ा डालो इसके अंदर, अच्छा अब बटन दबाओ, फिर वॉशिंग मशीन चली, फिर अब कपड़ा निकालो। तो ये आप पहले उनका पूरा अंदाज देख लीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का। मुद्दा क्या था फिर उस पर मैं बात करता हूँ। अब डाल दीजिए, सबने देख लिया। वॉशिंग मशीन में अरे वो डालिए ना, ये वाली टी शर्ट जाती है। पहले देखिए इस पे जो लिखा हुआ है आप पढ़ रहे हैं, अब मैं इसमें ये डलवा रहा हूं। अरुण जी इसके अंदर डालिए और देखिए क्या निकल कर आता है। पढ़िए इस पे क्या लिखा है भाई, उधर भी दिखाइए, सब जगह मांग है इस मशीन की। देखिए इस मशीन की कितनी मांग है। अब इसके अंदर डालेंगे अरुण जी। अरुण जी अब डाल दीजिए, सबने देख लिया। अब देखिए इसके भीतर से बटन दबाओ ना, स्पिन वाला दबाओ, सारे बटन दबाओ और निकालो, देखो क्या निकलता है। आज की प्रेस वार्ता मोदी जी जरूर देख रहे होंगे। अब ये देखिए साफ होकर क्या निकला। तो अंदर गया कपड़ा, उसमें लिखा था भ्रष्टाचारी, टेररिस्ट, फलाना फलाना। मतलब बीजेपी सबको शामिल करती है अपने यहाँ पर, और जितने आरोपी हो सकते हैं। और उसके बाद जब बीजेपी की वॉशिंग मशीन में डल जाते हैं तो निकलता है कपड़ा साफ धुल करके, फिर उस पर लिखा होता है बीजेपी और नीचे लिखा होता है मोदी वॉश। तो अच्छा, ये देखिए, अब मुझे ये क्या तय करके किया सारी पार्टियों ने। टीएमसी ने अभी यही स्टंट कर दिया है, तृणमूल कांग्रेस ने, वो देखिए वो भी वॉशिंग मशीन लेकर के आए। सामने वो बीजेपी के वो रखे हुए हैं, सिंबल बना हुआ है। और यहाँ ये कुणाल घोष हैं शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कर रहे हैं, ये सांसद हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ये भी ये बता रहे थे कि ये बीजेपी की वॉशिंग मशीन है, इसमें कपड़ा नहीं वैसा ही है, लेकिन पवन खेड़ा जी वाला ज्यादा मजेदार है। पैसे का अच्छा दिख रहा है प्रयोग। मतलब ये ऑटोमेटिक मशीन लग रहा है, इधर थोड़ा सा पुराने जमाने वाला बीजेपी वॉशिंग मशीन। भाई इल्जाम तो पुराने हैं ये बीजेपी के ऊपर, बात इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन दिखाने का तरीका अलग आज था, ये बात तो सही है। इंटरेस्टिंग था, तभी हम लोग बात कर भी रहे हैं इसकी। तो ये भी सीखने वाली बात है भाई। अच्छा है कांग्रेस पार्टी इन चीज़ों को सीख रही है कि नए नए तरीके आप बताइए, आजमाइए, ताकि लोगों तक बात पहुंच पाए। अब मैं अपने गेस्ट से जो है इस पर बात तो मैं पहले करूंगा। पहले बताइए, आप में से वॉशिंग मशीन किस किस को चलानी आती है? आपको आती है? नहीं, मैं तो चलाता हूँ। चलाते हैं आप? हाँ, घर के काम करते हैं? घर के काम कर लेते हैं। आपको आती है? इतने भी नहीं कर रहे थे आप। अभी लाइव जा रहा है, आप अभी घर पे जाने फिर मुसीबत नहीं। करता हूँ, थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। मशीन चला लेता हूँ। मशीन चलानी आती है आपको? आती है? बिल्कुल, बहुत अच्छे से। बिल्कुल। ऐसे सफेद कपड़ा निकल जाता है? नहीं, ऐसे तो नहीं निकलता, अचानक नहीं निकल जाता। उससे पहले धुलता है, उसके बाद उसको आपको सुखाना पड़ता है। ऐसे तो नहीं निकल। चला लेते हैं ना समीर जी? चला लेते हैं सर। मैं 20 साल से अपने कपड़े धो रहा हूँ वॉशिंग मशीन, 20 साल से पिछले। आप बिल्कुल मोदी जी की राह पर हैं। हर संडे में अपने कपड़े में ही धोता हूँ। इन्होंने कभी नहीं चलाई वॉशिंग मशीन, इनका चेहरा बता रहा है प्रोफेसर साहब का। इनको नहीं आती, इनको मैगी बनानी भी नहीं आती 2 मिनट वाली, चाय बनानी भी इनको नहीं आती। नहीं, मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। और कपड़ा धुल लेते हैं? मैंने कभी कभी आप फंसा रहे हैं, कभी कभी मैं धोता हूँ। पवन जी की तरह ये हो जाएगा कि मशीन हो गया हंसी मजाक हमारा। नहीं, दिक्कत ये है ना कि पवन जी को बताना पड़ा। मतलब थोड़ा बढ़िया से रिहर्सल करके आते तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगता, क्योंकि उनको रखे हुए होंगे दूसरे वाला ये में ऑटोमेटिक मशीन थी नहीं, तो दूसरों से निकालना पड़ा। नहीं, अब बताइए तो ये जो बताया उन्होंने बीजेपी वॉशिंग मशीन जो है भाई सही है। जब अब आजकल तो हर किस्म का और हर रंग का आदमी आ रहा है बीजेपी के अंदर, धड़ाधड़ आ रहा है। अब एक थोड़ा सा इसको लाइटर नोट पे मैं कह रहा हूँ। गंगा में बहुत सारे पनाले मिलते हैं, लेकिन पनाले जाकर के गंगा में गंगा ही बन जाते हैं। अब ये भी कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे दुर्दांत और खराब व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर के उन्होंने वो राह छोड़ दिया और दूसरे राह पर आ गए।
मैं ऐसा नहीं कर रहा, हमेशा डेमोक्रेसी के लिए जान रखिए, डेमोक्रेसी मैं मानता हूं, डेमोक्रेसी इज ए चॉइस बिटवीन बैड एंड वर्स एंड वर्स्ट। ये ऐसा नहीं होता है कि गुड और बैड के बीच में हमेशा चुनाव होता है। भारतीय जनता पार्टी में कुछ गलत हो ही नहीं, ऐसा तो कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन रिलेटिवली ये बाकियों से बेहतर है। नहीं सर, रिलेटिवली नहीं। क्यों गलत आदमी क्यों ले रहे हैं? क्यों चाहिए गलत आदमी आपको? भ्रष्टाचारी आदमी आपको क्यों चाहिए? अभी तो किसी का केस बंद किया, अभी कल की तो खबर थी, प्रफुल्ल पटेल का केस बंद किया एयर इंडिया में 600 करोड़ का। समीर जी कितने करोड़ का? 680 करोड़ का एयर इंडिया घोटाला। देखिए, आपने प्रफुल्ल पटेल आपके साथी हो गए तो आपने बंद कर दिया केस। देखिए, अजीत पवार का केस आपने बंद कर दिया। गंगा की, तो गंगा में जब बहुत सारे नाले गिर जाते हैं तो गंगा जो है दूषित हो जाती है और नमामि गंगे चलाना पड़ता है, बिल्कुल उससे भी साफ नहीं हो पाती है। बिल्कुल सही। तो गंगा को क्यों दूषित कर रहे हैं? अगर आप बीजेपी को गंगा मानते हैं तो देखिए, नहीं, अगर नाले बढ़ जाएंगे तो फिर नाले तो ज्यादा हो जाएगा। बढ़ रहे हैं ना नाले बढ़ रहे हैं। और ये तो सचमुच है, इसमें तो कहीं किसी को, अब ठीक है जो अभी पवन खेड़ा जी ने किया, और जैसे उन्होंने अच्छा होता थोड़ा और रियल लगता, वो टी शर्ट दूसरी निकालने के बजाय ढंग से उसको साफ कर लेते और एक निकल के आ जाता, कच्चा पक्का रंग कर लेते, वो सब नहीं कर पाए वो। लेकिन ये तो सच है ना कि प्रफुल्ल पटेल के मामले में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी। ये सवाल तो खड़ा होगा ना भैया कि इस वक्त कौन सा, और कितने समझदार लोग हैं कि इस वक्त सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट लगा रही है। मैं तो कह रहा हूं जिस सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 में मामला दर्ज कराया, उसको इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर देना चाहिए और कहना चाहिए कि इसकी फिर से जांच करो, अगर ये मामला सामने था। क्योंकि इस तरह के मामले जब सामने आते हैं तो लोगों को वो बात संदेह तो होता ही है, और बार बार ये सवाल खड़ा किया जाता है कि भाई ईडी वाला छापा पड़ा, ये बच गए, लौट आए, तो ये सारे सवाल खड़े होंगे ही होंगे। हाँ, लेकिन यह भी सच है कि राजनीति में कई बार हम लोगों ने ये देखा है, और ये सच है कि जो लोग जब दूसरी तरफ रहते हैं उनका कुछ और व्यवहार होता है, इधर आते हैं कुछ और होता है, कभी वो राम को कुछ और बोलते हैं, कभी रामचरितमानस पढ़ने लगते हैं, तो ऐसे ढेर सारे उदाहरण हमने देखे हैं। लेकिन भ्रष्टाचारी और दुष्चरित्र ये किसी भी पार्टी में आता है तो उस पार्टी को ही खराब करता है, ये भ्रम नहीं होना चाहिए। अब मुझे बताइए, आज ये सवाल क्यों ना हो? अरविंद केजरीवाल जेल में, अरविंद केजरीवाल तो जेल में है, प्रफुल्ल पटेल का मामला आपने बंद कर दिया। देखिए, सवाल पूछा जाएगा ना, बिल्कुल नहीं बंद होना चाहिए। देखिए, फिर तभी लोग कहते हैं कि सारी जांच हमारी होगी, सारी जांच विपक्ष की होगी, और अभी अरविंद केजरीवाल जो है एनडीए में आ जाते हैं अगर, तो बहुत बढ़िया हो जाता। देखिए, यदि ये भारतीय जनता पार्टी ने बंद किया होता तो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते। सीबीआई ने बंद किया है तो सीबीआई। अरे सर एक मिनट सुनिए, सुन तो लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। मैं इस बात से सहमत हूं, और मैंने परसों भी कहा, कल ही ये सूचना आई, कल ही हमने पढ़ा था, तो उस समय भी मैंने भी यही टिप्पणी की थी जो अभी हर्षवर्धन जी कह रहे थे, और अनौपचारिक चर्चा में हम सब यही बातें कर रहे थे कि भाई क्लोजर रिपोर्ट आ जाती है और ऐसे समय पर आ जाती है, ये यदि वास्तविकता भी हो तब भी शक पैदा होता है। इसलिए ये जो अतिरेक में जाकर के ये जो एजेंसियां करती हैं, कई बार सरकारों के लिए भी मुसीबत खड़ी कर देती हैं। यदि इसमें सच्चाई भी हो कि क्लोजर रिपोर्ट बनता भी है, तब भी शक की सुई खड़ी आकर के हो जाती है। समीर जी, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा भारतीय जनता पार्टी को देखना पड़ेगा कि लोगों को किस तरह के लोगों को लेना है और कब तक लेना है, वो किस स्तर तक लेना है। भारतीय जनता पार्टी आज खुद इतनी मजबूत है, प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता, प्रधानमंत्री मोदी के काम, भारतीय जनता पार्टी का खुद का संगठन और राष्ट्रीय सेवक संघ जैसी शक्ति आपके पीछे है जब इस पर काम करने वाली। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से लगातार आप सभी तरह के लोगों को बिना फिल्टर के लिए जा रहे हो, मुझे लगता है पार्टी के हित के ठीक नहीं। ठीक है, आज हमको अच्छा लगता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी में सब आ रहे हैं, भविष्य में भारतीय जनता पार्टी के लिए ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को उस पर थोड़ा विचार करना चाहिए। और जहां तक क्लोजर रिपोर्ट की बात है, तो देखिए, आप सिर्फ प्रफुल्ल पटेल नहीं है, नारायण राणे पे कार्रवाई रुक गई, आप अशोक चौहान पे कार्रवाई रुक गई, अजीत पवार, छगन भुजबड़ पे अब कार्रवाई नहीं हो रही है, अजीत पवार की वाइफ सुनीता पवार के जो नोटिस गया था तो सुनीता पवार के ऊपर कार्रवाई रुक गई। तो मुझे लगता है कि ठीक है, अब जिनके ऊपर कार्रवाई हो रही है उन पर कार्रवाई होना चाहिए। ठीक है, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक संघ का स्वयंसेवक जरूर हूं, लेकिन मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता कि इस तरीके से पार्टी के अंदर भारतीय जनता पार्टी गंदगी लाए और उन्हें टिकट भी दे और पुरस्कृत भी करे। राहुल जी, अशोक चौहान को आप लाते हो, दूसरे दिन उसको आप राज्यसभा भेज देते हो। अशोक चौहान नहीं, जिस वित्त मंत्री रहते हुए आपने आरोप लगाए थे अजित पवार पे, उसी को आप वित्त मंत्रालय दे देते हो देवेंद्र फडणवीस से। सही बात है। देखिए, बड़े साफ है कि आप जिन लोगों को अपनी पार्टी में ला रहे हैं उसके कारण आपके पार्टी के कार्यकर्ता भी खुश नहीं हो रहे हैं। आप हिमाचल का केस देखिए, आपने 6 लोगों को जो है अभी विधानसभा के आपने टिकट दिए हैं, वहां विद्रोह शुरू हो गया। आपके अपने पार्टी के जो पिछले विधायक थे वो उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। यहाँ वहां मीटिंग्स हो रही हैं कि आपके नेताओं की कि किस तरह से हरवाया जाए। तो ये जो आप
कर रहे हैं, इससे कोई आपके पार्टी के वर्कर या आपके पार्टी के जो पुराने लोग हैं वो क्या खुश? इसमें एक लाइन जोड़ दूंगा। दूसरी चीज ये है कि जब तब आप मुझे बात अगली खबर पे करते जाना है, हैं, फिर टाइम हो जब जाता आप मैं अशोक छोटी सी- गहलोत की जब आप अशोक चौहान की बात करते हैं, आप अपने व्हाइट पेपर में उसके मामले को उठाते हैं संसद में और उसी को ले आते हैं। तो सर कैसे अगली लोग- खबर पे मैं चलता हूँ, लेकिन क्योंकि समय नहीं एक रहेगा। लाइन में जोड़ देता हूं। एक टिप्पणी बस, बहुत छोटी सी। कई बार बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए घाटे का सौदा भी करना पड़ता है, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अभी वर्तमान में वही कर रही ठीक है है। सर। 2024 का लक्ष्य बहुत बड़ा है, नहीं, मुझे और मुझे ऐसा लगता थोड़ी है कि लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा तो नहीं, निकाल देंगे। देखिए, आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि उनको किनारे नहीं किया जा सकता नहीं है। नहीं, मुझे लगता है इससे भी जो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या जब ये कांग्रेस ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, तृणमूल कांग्रेस ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, और उनकी पार्टी में या उनकी सहयोगियों की पार्टी में या जो मुख्यमंत्री जेल में है उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोपों में कोई कमी आती है क्या? क्या उधर ज्यादा बड़े भ्रष्टाचारी सीधे दिखते हैं क्या? और इसमें तो कोई संदेह नहीं, नरेंद्र मोदी के ऊपर, उनकी सरकार के ऊपर 10 साल में कोई भी ऐसा भ्रष्टाचार का आरोप टिकता नहीं है। अच्छा, अगली खबर में विपक्ष से जुड़ी हुई खबर है। अब देखिए, महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस का और शिवसेना का झगड़ा, तो आपने उद्धव ठाकरे गुट वाला वो झगड़ा आपने देख ही लिया। 17 टिकट जो है बांट दिए उद्धव ठाकरे ने, बहुत नाराजगी हुई। इधर से ये कहा गया कि घुटने टेक दिए कांग्रेस पार्टी ने, उन्हीं के लोगों ने कहा बिल्कुल नेस्त नाबूद कर देना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी को उद्धव ठाकरे। अब दूसरी ओर बिहार में क्या हो रहा है? बिहार में भी सेम, पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी में आ गए। इनको पूर्णिया का चुनाव लड़ना था। आरजेडी ने, लालू यादव ने वहां से बीमा भारती को जेडीयू से तोड़कर उनको लाए थे, उनको यहां पर टिकट दे दिया है। अब पप्पू यादव कह रहे हैं कि भाई मैं तो पूर्णिया से ही चुनाव लड़ूंगा, सिंबल मिले, टिकट मिले कांग्रेस का तो ठीक, वरना मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। अभी तो आए थे और क्या क्या नाम, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सबका नाम लेते हुए आए थे कि गांधी परिवार है मेरे ऊपर और वही फैसला करेंगे। गांधी परिवार की बात सुनी नहीं लालू यादव ने। लालू यादव ने जो किया वो पप्पू यादव के लिए नहीं था। आपने तो, लालू यादव ने तो ठेंगा दिखाया गांधी परिवार को ना, कि इनको भर्ती, इनको तुम लेकर क्या लो, नहीं टिकट। और पप्पू यादव ने कहा था कि इस पर जो बात करनी है हमारा शीर्ष नेतृत्व करेगा, मतलब गांधी परिवार, राहुल गांधी बात करें लालू यादव से। लालू यादव ने कोई मतलब नहीं, टिकट दे दिया, अब वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहां फिर क्या हो रहा है? फ्रेंडली फाइट। महाराष्ट्र में भी हो रही है फ्रेंडली फाइट। संजय राउत, जब ये कांग्रेस ने कहा महाराष्ट्र में कि हम फ्रेंडली फाइट करेंगे क्योंकि आपने, हम जो सीट हमको चाहिए थी उस पर आपने उम्मीदवार दे दिया, तो हम भी उतार देंगे उम्मीदवार, कहेंगे उसको फ्रेंडली फाइट। तो संजय राउत ने ठीक कहा, बोले फिर ठीक है आप फ्रेंडली फाइट करो, फिर हम भी, आप जहां जहां आप लड़ रहे हो और राज्यों में भी हम भी उम्मीदवार उतार देते हैं, हम भी फ्रेंडली फाइट करेंगे। बच गया बाजा गठबंधन का। नहीं, देखिए, जब फ्रेंडली और फाइट दोनों एक साथ लग जाता है तो उसमें तीखापन ज्यादा आ जाता है, क्योंकि जाहिर है फिर आप एक दूसरे के साथ खड़े हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ वही बातें बताएंगे जो एक दूसरे के साथ रहते हुए ताकत के तौर पर प्रस्तुत करते थे। और देखिए, ये तो मुझे समझ में नहीं आया पप्पू यादव को ये भ्रम क्यों था, राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे या सोनिया गांधी जी को ये भ्रम क्यों था। पप्पू यादव को लालू प्रसाद यादव ने बार बार अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पप्पू यादव ने जाने कितनी बार बोला है कि अरे तो पंचायत का चुनाव नहीं जीते गए तेजस्वी, इसके बाप का नाम हटा दो, इसी भाषा में बात करते थे पप्पू। उनको लालू यादव बर्दाश्त कर लेंगे। लालू यादव ने पिछली बार भी बेगूसराय से कन्हैया कुमार को टिकट नहीं लेने दिया, और जिसको कहते हैं ना कि कोई भी व्यक्ति तेजस्वी यादव के सामने खतरा हो, कोई भी व्यक्ति बड़े नेता के तौर पर स्थापित हो, उसको भला वो टिकट दे देंगे। तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ तो गड़बड़ हुई। पप्पू यादव गए, मिलके आए तो लोगों को लगा कि आशीर्वाद मिल गया, लेकिन ये कांग्रेस के नेतृत्व को पहले से लालू जी से बात करनी चाहिए थी कि क्या वो पप्पू यादव को बर्दाश्त करेंगे। जिस दिन वो आए थे तब भी हमने यही कहा था कि ये संभव नहीं, ये बहुत मुश्किल है। ये अगर लालू जी झुके दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी चीजों को एक तरह से कहें कि पोस्चरिंग भले जो करेंगे। लालू जी ने ठेंगा किसको दिखाया? पप्पू यादव को? नहीं, पूरा राहुल गांधी परिवार है ना, वही। क्योंकि पप्पू यादव को तो वैसे ही बार बार अब तक का जितना रहा है, और अभी तो जिस भाषा में पप्पू यादव बात कर रहे हैं बेचारे बड़े संयमित हैं, भी बार बार रुक जाते हैं बोलते बोलते, लेकिन वो अपनी वाली बोलेंगे ना, तब वो क्या बोलेंगे फिर शायद उसको संभालना इस गठजोड़ के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। राघव जी तो बिहार से ही हैं तो समझते हैं पप्पू नहीं, देखिए, पप्पू यादव जो है वो आए तो थे इसी गुमान पर कि कांग्रेस पार्टी जो है वो पूर्णिया से उनको सीट दिला देगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की अब बिहार में कोई हैसियत नहीं बची है, राजनीतिक हैसियत की मैं बात कर रहा हूँ। टिकट बंटवारा हुआ, 9 टिकट मिला कांग्रेस को। मैंने वो दे दिया, यह भी कांग्रेस पार्टी पर एहसान किया गया है,
क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपने बूते एक भी सीट जीतने की हैसियत नहीं रखती है बिहार लेकिन के अंदर। सर बात हो रही थी कि बिल्कुल दबा देंगे कांग्रेस को, 4-5 सीट देंगे, 6 सीट देंगे, 9 सीट निकल अपने लिए ले ली कांग्रेस ने। देखिए होता क्या है कि कांग्रेस पार्टी जीत नहीं सकती है, लेकिन कई सीटों पर उसको हरवा सकती है, हरवाने की क्षमता जरूर रखती है। 5 से 6% जहां पर आपका मार्जिन होता है वहां पर कांग्रेस पार्टी तो उसको हरवा ही सकती है। दूसरी बात, मुसलमानों का एक वोट बैंक तो अभी थोड़ा बहुत कांग्रेस पार्टी से जुड़ने की कोशिश किया है बिहार की राजनीति में भी। तो मुझे लगता है कि जो आरजेडी है वो लगता है गठबंधन साथ रहे कम से कम। नीतीश के बिखर जाने के बाद, नीतीश के हट जाने के बाद तो कम से कम जो गठबंधन था, महागठबंधन बुरी तरीके से कमजोर हो गया था। आप देखिए कि जितने भी घटक दल थे वो सारे बारी बारी से, जो एक आता है ना फिल्मी गीत, बिछड़े सब बारी बारी, सब करीब करीब बारी बारी से बिछड़ गए थे। बिहार में तो यही हमको देखने को मिला। ऐसी स्थिति में लालू प्रसाद यादव ने सच कहा आपने कि उन्होंने कांग्रेस के गांधी परिवार को हैसियत दिखाई। वो पप्पू यादव की हैसियत नहीं दिखा रहे थे, वो गांधी परिवार को हैसियत दिखा रहे थे कि देखिए आपने 16 सीट से शुरू किया था, हमने आपको 9 सीट देकर के बहुत बड़ा आप पर एहसान किया है, अब इससे ज्यादा आप हमको बार्गेन करने के लिए नहीं ले जा सकते। अब जरा एक बार महाराष्ट्र में भी देख लीजिए क्या हुआ। लालू यादव ने कांग्रेस पार्टी के साथ बिहार में किया, उद्धव ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र में कर रही है वही कांग्रेस पार्टी के साथ, बल्कि और बुरा कर रही है। संजय राउत की बात सुनिए जरा। संजय राउत, त्यांनी जाहीर करू द्या, मग उत्तर प्रदेश, बिहार, बरं का, संपूर्ण महाराष्ट्रात 48 जागा आहेत, त्याच्यावरती पण अशा लढती करायच्या का? मला वाटत नाही. काँग्रेस हा एक मॅच्युअर समंजस राजकीय पक्ष आहे. मैत्रीपूर्ण लढतीत काय होतं सगळ्यांना माहिती आहे. मैत्रीपूर्ण लढत ही आपल्या विरोधकाला मदत करण्यासाठी केली जाते. संजय राउत, जब कहा कांग्रेस ने हम फ्रेंडली फाइट कर लेंगे, आपने जहां उम्मीदवार दे दिया हम भी दे देंगे, हमारी सीट थी वो, उन्होंने कहा ठीक है पूरी 48 पे कर लो फ्रेंडली फाइट, यूपी बिहार में भी कर लो फ्रेंडली फाइट। संजय राउत कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। राहुल जी, देखिए ये अभी हम बिहार की बात कर रहे थे, अब महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। कहीं पे भी गठबंधन जो है वो सही से हो नहीं पा रहा है। जहां पर देखिए एक हो रहा है कि अहम की बात जहां आ जा रही है, वहां पे अगर आप ये कोशिश करेंगे कि विनेबिलिटी पे ध्यान दें या अहम पे ध्यान दें, तो इस गठबंधन में ऐसा लगता है कि लोग अपने अहम पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। पप्पू यादव के मामले में भी आरजेडी कब जीती थी? आप याद करिए इस पूर्णिया की सीट को, कभी नहीं जीती। 2 दशक से तो जो बीजेपी जेडीयू का राज रहा है, उससे पहले अगर कोई जीता था तो पप्पू यादव जीता था। जब उसने जेडीयू से एक बार समाजवादी पार्टी से टिकट पे जीता था, एक बार इंडिपेंडेंट जीता था। तो अगर आप सिर्फ महाराष्ट्र में तो इतनी कमजोर नहीं है ना कांग्रेस। महाराष्ट्र देखिए, महाराष्ट्र में भी अगर लोकसभा की आप बात करेंगे तो क्या है, विधानसभा फिर भी आप मान लीजिए कि कुछ जगहों पर है, लेकिन लोकसभा में क्या है? लोकसभा में तो बहुत कमजोर दिखाई देती है कांग्रेस। सर पूरे महाराष्ट्र की पार्टी तो कांग्रेस ही है ना शरद पवार है ना उद्धव ठाकरे हैं। मैं ये ठीक है कि वहां पे ऐसा है, लेकिन अगर आप विनेबिलिटी की बात करेंगे तो आप अलग अलग, जैसे अब चलिए हम मुंबई के एक इलाके की बात कर लेते हैं। मुंबई के इलाके में शिवसेना जो है वो आप मानेंगे कि जो है बीजेपी। ठीक है सर, हम सीट पर बात कर सकते हैं, विनेबिलिटी फैक्टर हो सकता है ये सब, लेकिन क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है कांग्रेस के साथ? आप इमेजिन कीजिए 2009 में एक बार सर नहीं, 2009 में कांग्रेस जो है मुंबई में, आप सीटों को आप देखिए। मैं कह रहा हूं दोनों गठबंधनों की तुलना आप कर लीजिए, एक तरफ बीजेपी है एक तरफ कांग्रेस है। भाई दोनों गठबंधन की धुरी जो है, न्यूक्लियस तो यही दोनों पार्टियां हैं ना, इस खेमे की भी और इस खेमे की। बीजेपी एक मजबूत पोजीशन में है, तो वो अपने सहयोगियों को जहां वो इज्जत से देना चाहती है सीट दे देती है। कोई दबाने की कोशिश करता है तो नहीं मानती बात। आप दबा नहीं सकते बीजेपी को, इस वक्त मजबूत है इस वक्त वो। यहां सब कांग्रेस को दबा रहे हैं उनके सहयोगी जो हैं, वरना महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे भी, समीर जी डिटेल में आपको बता देंगे कि क्या हैसियत कांग्रेस की और क्या उद्धव ठाकरे की। अब तो पूरी शिवसेना भी नहीं है, शिवसेना भी आधी हो गई। उद्धव ठाकरे तब भी जो है कुछ समझ नहीं रहे कांग्रेस पार्टी को। तो ये सब इसीलिए है क्योंकि कांग्रेस की लीडरशिप इस वक्त कमजोर है। अगर ऊपर मजबूत नेता बैठे होते तो क्या संजय राउत ऐसी बात कर सकते थे क्या? उद्धव ठाकरे ऐसे ट्रीट कर सकते थे क्या कांग्रेस पार्टी को? समीर जी,
देखिए, उद्धव ठाकरे का जो सुर बदला है कांग्रेस को लेकर महाराष्ट्र में, उसके पीछे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सर्वे उद्धव ठाकरे के पास आया है। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में सर्वे करवाया था कि क्या कांग्रेस के साथ और राष्ट्रवादी के साथ मिलकर लड़ने से उसे कितना फायदा पड़ रहा है। तो सर्वे में उद्धव ठाकरे के पास जो फाइंडिंग्स है उसमें कहा गया है कि अगर उद्धव ठाकरे अकेले लड़ेंगे तो उन्हें ज्यादा बेनिफिट होगा, कांग्रेस से लड़ने पे, कांग्रेस को साथ में लड़ने पे कांग्रेस का वोट बैंक उनको शिफ्ट नहीं हो रहा है। उनसे सलाह दी गई है कि आप ज्यादा सीटों पर अकेले लड़िए तो ही आपको बेनिफिट उसके बाद का मिल सकता है। मुझे लग रहा है इस सर्वे के बाद उद्धव ठाकरे को लग रहा है कि कांग्रेस बहुत बड़ी खिलाड़ी और बहुत बड़ी सहयोगी उन्हें नहीं बन सकती है लोकसभा चुनाव में, और इसीलिए उद्धव ठाकरे अपनी जो सीटें, जो ग्राउंड जहां मजबूत है वहां अपने दम पर लड़ना चाहते हैं और कांग्रेस से बोल रहे हैं कि आप मराठवाड़ा में लड़िए, आप पश्चिम महाराष्ट्र के शरद पवार के चले जाइए, बंबई और कोंकण का एरिया जो हमारा गढ़ रहा है शिवसेना का, वह क्षेत्र हमारे लिए छोड़ दिए, क्योंकि यहाँ जमीनी स्तर पर हमारा आधार मजबूत है, यह हमारे शाखा प्रमुख है। और मुझे लग रहा है कि उद्धव ठाकरे का भी पूरा फोकस वही 20 सीटें जहां पर उद्धव ठाकरे हमेशा से लड़ते रहे, भारतीय जनता पार्टी का उनका गठबंधन रहा है, और वही फोकस करके चल रहे हैं। इसी कारण वो कह रहे हैं कि विदर्भ में 10 में से आप हमें कोई सीट मत दो, हमें मंजूर है, महाराष्ट्र में मुंबई और कोंकण का एरिया आप मत देखिए, यहां पर हम चुनाव लड़ेंगे। ठीक है सर, कांग्रेस ठीक है सर। हाँ, कांग्रेस की मजबूरी है कि कांग्रेस को यह लगता है कि बिना बंबई के हम प्रदेश की राजनीति नहीं कर सकते, हम राष्ट्र की राजनीति करते हैं। तो महाराष्ट्र की जो 6 सीटें हैं उसमें से 3 सीटें हमें चाहिए, क्योंकि वर्षा गायकवाड़ एक बड़ी नेता है वहां से। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक। मतलब तो लड़ाई आप समझ ही गए वहां पर क्या चल रही है। 2 बड़ी खबरें और उसका जिक्र अभी करना बाकी है हमको। कल दिल्ली के रामलीला मैदान में बहुत बड़ी रैली होने वाली है और विपक्ष की साझा रैली होगी। अभी मुंबई में राहुल गांधी जब पहुंचे थे अपनी यात्रा खत्म करके, तो एक रैली वहां पर हुई थी, अब एक दिल्ली में रैली की जा रही है। केजरीवाल के सपोर्ट में रैली है, इसमें सोनिया गांधी पहुंच रही है, राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। इनके अलावा बताया गया है कि शरद पवार महाराष्ट्र से, उद्धव ठाकरे, ये सब लोग भी पहुंचेंगे, और स्टालिन, ममता बनर्जी, ये लोग भी शायद उसके अंदर आएंगे। तो हम इस रैली की, कल जो दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान में बड़ी रैली विपक्ष की होने जा रही है, उसकी बात करेंगे। और जब आप राजधानी दिल्ली में रैली करते हैं तो फर्क पड़ता है, मीडिया अटेंशन ज्यादा मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ताकत पूरी विपक्ष कल की रैली पर लगा रहा है। उसकी बात, एक ब्रेक के बाद तस्वीरें आपको दिखाते हुए जाता हूं मुख्तार अंसारी के जनाजे की। मुख्तार अंसारी का गाजीपुर में अंतिम संस्कार कर दिया गया, उसको सुपुर्द खाक कर दिया गया। भीड़ जरा आप देखिए मुख्तार अंसारी के जनाजे में जो निकली है। मुख्तार अंसारी, क्रिमिनल, अपराधी, हत्यारा, उसके जनाजे की भीड़ देख रहे हैं आप। ये